बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो सीएसएस के ऊपर है कि सीएसएस बेसिकली क्या चीज़ होती है, सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, और सिलेक्टर टाइप कौन सी होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम किस तरह सीएसएस को लिखते हैं। अभी हम अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सीएसएस बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज रिटन HTML। हमारे पास जितने भी वेब पेज बने होते हैं हमने उनको HTML के अंदर लिखा तो होता है, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब करता है ये क्या है, इट अलाउड डेवलपर टू कंट्रोल द लेआउट, कलर्स, फॉन्ट, ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ वेबसाइट। A से Z तक जितनी भी हमारी ब्यूटीफुल हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं साइट के ऊपर, वो इसी की वजह से होती हैं, जिसके अंदर उसका कंट्रोल लेआउट होता है, कलर्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, और ओवरऑल अपीयरेंस जो हमारी पूरी साइट की अपीयरेंस होती है वो इसके अंदर शामिल होती है। ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम अपने डिज़ाइन को एक अच्छे तरीके से लिख सकें। यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर के अंदर हमने जाके उसकी प्रॉपर्टी देनी होती है और उसकी हमारे पास जो है वैल्यू होती है। अभी ये हमारे पास सिंपल इसकी एग्जांपल है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के बाद हमने उसकी वैल्यू देनी होती है। अब इस सिलेक्टर के अंदर हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। सिलेक्टर हमारे पास क्या है कि टारगेट होता है HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। हमारे पास जितने भी HTML के एलिमेंट हमने अभी तक जो पढ़े हैं HTML के कोर्स के अंदर, जितने भी टैग हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हमने कौन सी चीज़ हमने अप्लाई करनी है, हम उसका कलर अप्लाई करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना है, या और वैल्यू उसकी ये प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ होती है जो बेसिकली बताती है कि हमने उसकी वैल्यू कहाँ तक रखनी है। आइए हम एक एक करके अब दोबारा सिलेक्टर की जितनी भी टाइप है हमारे पास वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सिलेक्टर होता है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये ऐसा सिलेक्टर होता है कि आप इसको एक दफ़ा लिख दें तो वो पूरी साइट के ऊपर ऐसे ही आपको नज़र आएगा कि जितनी भी हमारी साइटें पेजेस होते हैं उनके ऊपर, सब के ऊपर ये कॉमनली डिवाइड होके हमारा इसका ऊपर होगा। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ देखें तो फिर आपको वाज़ह तौर पे समझ आ जाएगी। अभी इसको मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे CSS का पेज है, css.html। अभी शिफ्ट 1 के साथ हम उसका कोड उठाएंगे। यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं CSS वर्ग। अभी इसकी बॉडी के अंदर आ जाएं। अगर हमने ये पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ हमारे पास अभी 10 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। अभी हमने इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो हमने इसके ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो CSS अप्लाई करनी है इसके 3 तरीके हैं। एक तो है इनलाइन तरीका, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है कि हम यहाँ पे लिंक का कीवर्ड लिखें और उसका अपनी एक्सटर्नल जो CSS की फ़ाइल है हम वो यहाँ पे उसका कनेक्टिविटी दे दें तो वो एक्सटर्नल फाइल से कोड पिक कर लेगा। तीसरा अभी जो हमने करना है वो हमारे पास है स्टाइल का टैग, जो विद इन पेज होता है। आप हेड के अंदर स्टाइल का पेज लिखेंगे। यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले स्टैटिक लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देनी है, फिर उसके बाद जो भी चीज़ आपने अप्लाई करनी है। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास वो ब्लू हो जाए। तो अभी आप इसको पेज को रिफ्रेश करके देखें, ये हमारे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट में। यहाँ पे हमने जो नया पेज बनाया CS। अभी ये देखें, ये वो पैराग्राफ आ चुका है और उसके बैकग्राउंड पे जितना भी है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर की वजह से हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अभी ये एक अच्छी लुक नहीं होती, हम इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं इस कलर को। यहाँ पे इसको इस तरह कह सकते हैं, हम इसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
तो उसकी बेस पे मैंने इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया। अभी आप देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर पूरे पेज पे आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ, जो हमारे पास है एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट जो सिलेक्टर होता है बेसिकली डायरेक्ट HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। अभी हमने पैराग्राफ लिखा था, अगर हम H1 लिखें तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं H1, लिखते हैं CSS वर्किंग। अब ये मेरे पास है, बजाय कि मैं इसके ऊपर कोई क्लास लगाऊं या कोई और चीज़ लगाऊं, तो यहाँ पे एक सिलेक्टर ये भी होता है कि डायरेक्ट आप HTML के ऊपर ही उसको लिख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर लिखा है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अभी मैंने ये इसको एक बॉर्डर दिया है, बॉर्डर बॉटम देना है हमने यहाँ पे। अभी देखें हमारे पास पेज के अंदर जहाँ पे भी H1 आएगा उसके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। अभी इसको रिफ्रेश करके देखें। अभी ये देखें मैंने एक H1 लिया था, उसके नीचे हमने ये बॉर्डर लगा दिया। अगर मैं चाहूँ एक और H1 यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, H1 सेकंड एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। अभी ये सेकंड एग्जाम्पल है और नीचे बॉर्डर खुद ब खुद आ रहा है। वो इसी वजह से बॉर्डर आ रहा है कि हमने उसको एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया है, ना कि उसकी हमने कोई क्लास बनाई है या फिर ID बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारी है क्लास सेलेक्टर, कि हमने जो काम भी करना है हम उसके ऊपर क्लास अप्लाई करके करेंगे। यहाँ पे एज एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, तो हम इसको कलर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्टर बनाएंगे। उसके बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले डॉट लिखते हैं, फिर उस क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ को देना, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ के नाम से ही क्लास रख देता हूँ। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस होगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके आप उसको लिखेंगे कलर। यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी के बाद ये कॉलन लिखना होता है, कॉलन के बाद फिर आपने उसका कलर देना होता है। अभी हम इसको कलर देते हैं ब्लू। एक बात आप याद रखें कि एक से ज़्यादा जब आप प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे टर्मिनेटर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि टर्मिनेटर बताता है कि इस लाइन का काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। अभी ये देखें मैंने पैराग्राफ की क्लास तो बनाई, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करेगी। उसकी रीज़न ये है कि अब हमने HTML एलिमेंट्स के ऊपर नहीं अप्लाई किया, बल्कि उसकी क्लास बनाई है, और वो भी हमने अभी तक उसको शामिल नहीं किया। उसको शामिल करने के लिए आप पैराग्राफ के ऊपर आएंगे, एलिमेंट के, यहाँ पे आप क्लास का एट्रीब्यूट टाइप करेंगे, क्लास होगी इज इक्वल होगी और डबल कोट्स होगा। यहाँ पे हम उस क्लास का नाम लिखेंगे, ये वाली पैराग्राफ। यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ तो आप देखेंगे, हाँ ये भी इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आपने क्लास बनानी है तब डॉट लिखना है। जब क्लास आपने लिखनी है एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स में, तो आपने डॉट नहीं लिखना है, जस्ट उसका नाम लिखना है। अभी मैंने उसको पैराग्राफ को ब्लू कलर दिया, तो आप पेज को रिफ़्रेश करके देखें, हमारे पास जो पैराग्राफ है ये ब्लू हो चुका है। इसको देखें, ये ब्लू हो चुका है। अभी हम हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्टर जो है वो ID का सिलेक्टर है, कि हमने अगर किसी भी क्लास की जगह पे अगर हमने ID बनानी है तो हम उसको ID की बेस पे भी दे सकते हैं। ID लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले हैश लिखना है। क्लास बनाने के लिए हम डॉट लिखते थे, इसके लिए हम हैश लिखते हैं। उसके बाद हमने ID का नाम देना होता है मेन, मैं कहता हूँ सेटिंग। मैंने ये एक बनाई कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है मेरे पास वो 20 पिक्सल आ जाए।
अब ये देखिए मैंने एक फ़ॉन्ट रखा है। अब इसको चाहूँ ये बस जो सिलेक्टर बना है हमारे पास आईडी बेस, ये जो पहले हमने प्रीवियस किया था वो क्लास बेस। अब आईडी बेस बनाने के लिए हमने उसको हैश से लिखा है, लेकिन अप्लाई करते वक्त हम हैश नहीं लिखेंगे। अगर हमने वो आईडी इसके ऊपर H1 के ऊपर अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हम आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। आईडी का एट्रीब्यूट इक्वल और डबल कोट्स आएंगे, फिर हम उस आईडी का नाम देंगे। ये देखें इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे पास जो नाम आया है वो मेन सेटिंग। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ये हमारे पास आईडी अप्लाई हुई है और नीचे देखें आप ये हमारे पास क्लास अप्लाई हुई है। दोनों में डिफरेंट फ़र्क सिर्फ लिखने का है, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो सेम तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन बनाने का तरीका भी डिफरेंट है। क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। अभी देखें हमारे पास जो H1 है उसका साइज़ 20 पिक्सल रह जाएगा। अभी देखें हमारे पास ये साइज़ है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये इसका साइज़ कम हो चुका है, जो कि 20 पिक्सल रह चुका है हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी देखें ये भी हमारे पास H1 है, ये भी हमारे पास H1 है, लेकिन इस H1 के ऊपर हमने आईडी अप्लाई कर दी और उसमें कहा है कि वो फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 20 पिक्सल है। हम नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्टर है ग्रुप सेलेक्टर। अगर हमने एक से ज़्यादा सेलेक्टर रखने हैं तो आप कहते हैं कि मैंने एक ही चीज़ 3-4 चीज़ों के ऊपर अप्लाई करनी है, HTML के एलिमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे फिर हम ग्रुप बना लेते हैं, बजाय इसके कि हमें बार बार उसको करना पड़े। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो H1 है कोमा सेकंड चीज़ जो पैराग्राफ है वो कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। मैं कहता हूँ कि इनके जो फ़ॉन्ट, इनका जो कलर है हमारे पास वो ये एक्वा हो जाए, ठीक है। अभी ये चीज़ जो मैंने अप्लाई की है दोनों के ऊपर, ये हमारी ग्रुप बन चुकी है। ये सेम लाइक ऐसे है कि हमने HTML एलिमेंट है उनके ऊपर डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया इसको। अभी हम देखेंगे तो हमारे पास H1 जितने भी हैं और पैराग्राफ उनका जो कलर है एक्वा हो जाएगा। अभी इसको रिफ़्रेश करके देखें आप तो देखें हमारे पास H1 है, ये भी हमारे पास वैसे हो गया, H2 भी हमारे पास वैसे हो गया, लेकिन पैराग्राफ हमारे पास वैसे नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमने उसके अंदर ऑलरेडी पैराग्राफ की क्लास लगाई हुई है जो कि ब्लू कलर दे रही है। हम चाहें तो इस क्लास को हटा भी सकते हैं। अभी देखिए मैंने इस क्लास को ख़त्म कर दिया है तो हमारे पास कंबाइन की वजह से इसके ऊपर भी कलर अप्लाई होगा। ये देखें इसके ऊपर भी हमारे पास कलर अप्लाई हो गया। आप चाहें तो रन टाइम पे इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, फुल ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं। यहाँ से आप पकड़ के इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। जो कलर भी आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। अभी देखें आउटपुट अपनी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये तो ग्रुप सेलेक्टर था कि हमने एक से ज़्यादा सेलेक्टर को इकट्ठा करके एक चीज़ ही अप्लाई कर देनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर है। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि हमने उन एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट है उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, इसी पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो है मैं एक क्लास लगाता हूँ। अभी आप एलिमेंट के ऊपर ही देख लें इसको। मैंने इस पैराग्राफ के अंदर एक H3 लगा दिया है, ठीक है, H3 हेडिंग। अभी देखें हमारे पास आउटर जो है ना वो पैराग्राफ है और इनर हमारे पास एक H3 है और टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास यहाँ पे लिखूँ और वो यहाँ पे दोनों पे अप्लाई हो जाए। अभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैराग्राफ जो है उसके अंदर जो है H3 है, उसके अंदर H3 है, उसके ऊपर जो मेरा कलर है वो अप्लाई हो, वो रेड हो जाए।
अभी मैंने इसको ये चीज़ कर दी। अभी आप देखेंगे रिफ़्रेश करके उसको, पैराग्राफ के अंदर एक H3 आएगा और वो क्या होगा, अभी यहाँ पे ये देखिए ब्लैक आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है जी, ब्लैक हमारे इसकी वजह से आ रहा है। हमने इसको ग्रुप भी बनाया हुआ, हम इसको कमेंट कर देते हैं, हमारा ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से इसको ओवरराइट किया जा रहा है। अभी ये देखें, मैंने क्लास कोई भी नहीं बनाई, सिर्फ ये कहा कि पैराग्राफ है, उसके अंदर जो H3 आ रहा है उसका कलर ये वाला हो जाए। अभी आप इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारे पास ये पैराग्राफ का कलर तो चेंज हो गया है, हेडिंग का अभी भी नहीं हुआ। H3 हमने कहीं और लिखा हुआ है, नहीं H3 हमने अभी इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ हमारे पास। ठीक है, हम इसको पैराग्राफ के ऊपर नहीं, डिव के ऊपर अप्लाई करते हैं। कंटेनर, जो कि एक कंटेनर होता है हमारे पास। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर दें। अब देखें, इसको रिफ्रेश करें, अब ये देखें अप्लाई हो रहा है। वो पैराग्राफ की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि पैराग्राफ को हमने पहले भी कलर दिया हुआ है, H1 को कलर दिया हुआ है। अब ये देखें, इसके लिए मैंने कोई सेपरेट क्लास नहीं बनाई, ना ही इस डिव के लिए कोई क्लास बनाई। जस्ट क्या किया है कि ये दोनों चीज़ें इस डिव के अंदर आ रही थी। मैंने कहा कि डिव के अंदर आपको जहाँ पे भी H3 मिले, आपने उसको जो कलर है ये रेड कर देना। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जितने भी हमारे सिलेक्टर हैं, जिस तरह हमने अप्लाई किए हैं, वो वैसे ही सेम हमारे पास अप्लाई हो। आप चाहते हैं कि मैंने एक क्लास बनानी है, ये तो था एलिमेंट्स के ऊपर, आप क्लास के अंदर भी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लास बनाता हूँ, P1 की क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग जो है उसको मैं कह देता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ H, हेडिंग के नाम से ही उसका नाम रख देता हूँ। अभी देखें, अब मैंने क्लास पुट कर दिया। अब मैं एलिमेंट्स के ऊपर इन चीज़ों को नहीं लगाऊंगा। क्लास जो है हमारे पास पहली क्या है, P1 है, उसके बाद हेडिंग है। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्टर आ रहा है, हम इसको चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे कहूँगा हमारे पास जो क्लास है P1 जो है हमारे पास, उसके अंदर जो क्लास आ रही है ये वाली आ रही है हेडिंग के नाम से। तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट हेडिंग। आप देखें अभी भी हमारी जो आउटपुट है वो सेम रिज़ल्ट देगी। आप इसको रिफ्रेश करें, देखें इसके ऊपर कोई असर नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एलिमेंट्स के ऊपर ही इन चीज़ों को अप्लाई करें, आप क्लास के अंदर भी सब क्लास के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, वो डे 1 वीक 3 का होगा, जिसमें हम इंक्लूजन निकालेंगे, CSS के रूल होंगे, ओवरराइडिंग के, CSS की कमेंट्स होंगे, कलर्स होंगे और बैकग्राउंड होंगे और बॉर्डर। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।